लता रानी अपनी 3 विधवा बहुओं के साथ रहती थी। उसकी सबसे बड़ी बहू सपना, मंझली बहू प्रज्ञा और सबसे छोटी बहू चांदनी थी। एक बार जब लता रानी के तीनों बेटे मीटिंग अटेंड करने फ्लाइट से दूसरे शहर जा रहे होते हैं, तभी एरोप्लेन क्रैश होने के कारण उन तीनों की मौत हो जाती है और उसकी तीनों बहुएं एक साथ विधवा हो जाती हैं। वो अपनी तीनों बहुओं पर बड़ा ही अत्याचार करती है क्योंकि वो उन तीनों को मनहूस मानती थी, जिनकी मनहूसियत की वजह से उसके तीनों बेटे खत्म हो गए। एक सुबह चांदनी के जोर से चीखने की आवाज आती है तो उसकी जेठानियां भागते हुए बाथरूम की तरफ जाती है। वो देखती है कि उनकी सास चांदनी का हाथ गर्म बाल्टी के पानी में डुबाकर जला देती है। माँ जी छोड़ दीजिए इसे, ये आप क्या कर रही हैं? इस मनहूस को ये नहीं पता था कि मुझे नहाने के लिए कितना गर्म पानी चाहिए। आज सबक सिखाया तो अब ये जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इस महारानी ने खूब गर्म पानी कर दिया था। अब इसके साथ तुम सबको भी पता चल जाएगा कि ज्यादा गर्म पानी करने का अंजाम ये होता है। लेकिन माँ जी ये तो गलत है ना, बेचारी चांदनी को कितना दर्द हो रहा होगा और आखिर उसने गर्म पानी कर भी दिया तो आप उसमें ठंडा पानी मिलाकर उसको नॉर्मल कर लेती ना। अच्छा, तो अब तू उसकी तरफदारी करेगी और मुझे ज्ञान देगी? माफ करना माँ जी अगर हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया हो, लेकिन आखिरकार हम भी तो आपकी बेटियों जैसी हैं। भले ही भगवान ने हमें आपकी बहुओं के रूप में भेजा है, लेकिन आखिरकार एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एक बात तुम तीनों की तीनों कान खोलकर सुन लो। मेरे सिर्फ 3 बेटे थे और अब वो तीनों इस दुनिया में नहीं हैं। उन तीनों के अलावा मेरी कोई औलाद नहीं है, समझी तुम? आई बड़ी मेरी बेटी बनने। तुम तीनों मनहूसों की शादी जब से मेरे बेटों के साथ हुई थी, तब से उनकी जिंदगी में कुछ न कुछ बुरा हो ही रहा था। उनके बिजनेस में उनको घाटा होने लगा था, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है। लेकिन सबसे बुरा तो तब हुआ जब वो तीनों एक साथ भगवान को प्यारे हो गए। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारा भी तो सुहाग गया है। हम तीनों भी तो अपने पतियों से बेहद प्यार करती थी, इसलिए हम ये वही साहब हैं जिनकी वजह से हमारा घर चल रहा है। यही रोज आकर मुझसे सारी मूली खरीद कर ले जाते हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। इस वक्त तो भगवान से पहले केवल आप ही मेरी मनोकामना पूरी कर सकती है माँ जी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। अब बात यह है माँ जी कि आपकी बेटी पूजा मुझे भा गई है और मैं उम्र भर के लिए इसका हाथ थामना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये बात सुनकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, बेटा कौन गरीब नहीं चाहता कि उसकी बेटी के हाथ पीले हो। तुम ले जाओ इसे, तुम इसे ले जाओ। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जी को भी हम साथ ले चलेंगे पूजा। इसके बाद वो दोनों मंदिर जाकर 7 फेरे ले लेते हैं। फिर पूजा और उसकी माँ को लेकर नीरज अपने घर चला जाता है। वो दरवाजे की घंटी बजाते हैं तो नीरज की माँ सुभद्रा दरवाजा खोलने के लिए जाती है। अब इस वक्त कौन घंटी बजा रहा है? ओहो, कहीं फिर से कोई भूखा नंगा तो नहीं आ गया। सुभद्रा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने बेटे के गले में शादी की माला देखकर सारा माजरा समझ जाती है। वो तो मैं तुम दोनों के गले में पड़ी माला को देखते ही समझ गई। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं, अब तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं जानता था माँ, आप हमें जरूर माफ कर देंगी। लेकिन वो सब ये बात नहीं जानते थे कि सुभद्रा की इस हामी के पीछे कुछ और ही राज छुपा था। अगले दिन सुबह जैसे ही नीरज ऑफिस के लिए निकलता है तो सुभद्रा का अत्याचार दोनों माँ बेटी पर शुरू हो जाता है। अरे ओ गरीब खाने से आई हुई माँ बेटी, इस महल को देखकर तो तुम दोनों की आंखें चौधिया गई होंगी ना। तुमने तो ऐसा घर सिर्फ अपने सपने में ही देखा होगा और उसी सपने को पूरा करने के लिए बुढ़िया तूने अपनी जवान बेटी का इस्तेमाल करके मेरे भोले भाले अमीर बेटे को फंसा लिया। मैं तुम दोनों माँ बेटी की सब चाल समझती हूँ। बहन जी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बस अब नाटक बंद करो और जल्दी से काम पर लग जाओ। ए बुढ़िया चल, किचन में बर्तन पड़े उन्हें धो दे। और तू बहुरानी वहाँ पहुँची हुई है। मैं जानती हूँ माँ जी कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया और आपके मना करने के बाद भी अपने पिताजी को देखने गई, लेकिन मैं क्या करती माँ जी। एक बेटी का दिल अपने बीमार पिता को देखने के लिए तरस रहा था और मैं खुद को नहीं रोक पाई। अब मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने। अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। तभी वहाँ चांदनी भी आ जाती है और सपना की तरफदारी करते हुए चांदनी और प्रज्ञा लता रानी से कहती है, माँ जी अगर दीदी इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। माँ जी हमने आपको बहुत प्यार और सम्मान देने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि हमारी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, आप हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझती और न ही हमें अपनी बहू मानती है।
इसके बावजूद हम तीनों आपको खुश करने की हर कोशिश करती रही, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है आपसे? अगर तुम तीनों को इतनी ही तकलीफ है तो चली जाओ यहाँ से। तुम तीनों यहाँ रह भी अपनी मर्जी से ही रही थी, और अगर जाना भी चाहती हो तो अपनी मर्जी से जाओ। मैं तुम तीनों को नहीं रोकूंगी, और अगर मेरे घर में रहना है तो मेरा अत्याचार तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। तीनों बहुएं एक साथ वो घर छोड़कर अपने अपने मायके चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लता रानी पूरे घर में अकेली ही रहती थी। अकेली रहते हुए उसे अपनी बहुओं की कीमत समझ आती है, और उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी बहुएं नहीं बल्कि बेटियां थी, जो दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी और उसके हर एक अत्याचार को सहती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी देवी समान बहुओं को इस घर से निकाल दिया। अरे मेरे पास अब दिन ही कितने हैं, बुढ़ापे का शरीर है, आज हूँ कल नहीं। ऊपर वाले ने मेरा पूरा परिवार तो पहले ही खत्म कर दिया। अब जो कुछ भी थी वो मेरी बहुएं ही थी। कम से कम मेरा ख्याल रखती थी, समय पर खाना देती थी। मेरे हर अत्याचार को सहने के बावजूद भी मुझे अपनी माँ ही मानती थी। मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी तीनों बहुओं को आज ही घर वापस लेने जाऊंगी। इसके बाद लता रानी उन तीनों के मायके जाती है और उन तीनों को वापस अपने घर ले आती है। उस दिन के बाद से लता रानी का व्यवहार अपनी तीनों बहुओं के लिए बदल जाता है। फिर वो सभी हंसी खुशी कर एक साथ रहती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है। कोमल और सपना दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। बचपन से एक साथ ही बड़ी हुई थी। दोनों के परिवारों में भी काफी मेल मिलाप था। 1 महीना पहले ही सपना की शादी हुई थी। कोमल बैठना, मुझे तेरे साथ ढेर सारी बातें करनी है। पहले तू बता, तू शादी के बाद मुकेश के साथ खुश है ना? अरे यार, लव मैरिज का यही तो फायदा है। पति चंगुल में हो तो फिर किसी बात की कोई परवाह ही नहीं। मेरे आगे पीछे घूमते हैं मुकेश, ऐश है मेरी तो। अच्छा, और घर में सबका स्वभाव कैसा है, तेरी सास वगैरह? मेरी सास थोड़ी तेज है। टोका टाकी की तो तुझे पता ही है, हर सास की आदत होती है, और सासें कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, ये तो जग जाहिर है। कोमल सपना की बातों को सुनकर कुछ सोच में पड़ जाती है। तभी सपना उससे पूछती है, ओ मैडम, कहाँ खो गई? सास मेरी खतरनाक एटम बम है, वो सिर्फ मेरे ही सामने फटता है। तू क्यों घबरा गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ये सब छोड़, वो लड़के वाले कानपुर से तुझे देखने आ रहे थे, कब आएंगे, कुछ पता चला? हाँ, वो पापा जी बोल रहे थे कि आने वाले संडे को उनका आने का प्रोग्राम बन रहा है। वो सूरज जी के कॉलेज का संडे को ऑफ होता है। क्या बात है, सूरज जी? अभी से? सपना, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो पापा जी के सिर्फ फोन पर ही उन लोगों से बात हुई है, तो मुझे पता चला कि वो कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं। मैं तो शनिवार ही वापस जा रही हूँ। मेरी सास ने घर में एक पूजा रखी है तो मेरा पहुँचना जरूरी है। कल से 10 फोन घुमा चुकी हैं। बहू टाइम पर आ जाना, रिश्तेदार भी आ रहे हैं तो तुम्हारा होना जरूरी है। पता नहीं, जैसे बहुओं को तंग करे बिना इन सासों को नींद ही नहीं आती। सपना वापस अपने ससुराल चली जाती है। रविवार के दिन लड़के वाले कोमल को देखने आते हैं। अरे जानकी, कोमल को तैयार होने में कितनी देर है? वो लोग आ गए हैं। दीपक है बस भीतर ला ही रहा है। जी बस हो गई है, मैंने चाय चढ़ा दी है, नाश्ता प्लेटों में लगा दिया है। आप चिंता मत करो, बस मैं कोमल को ला रही हूँ। लड़के वाले कोमल को देखते ही पसंद कर लेते हैं और दोनों तरफ से रिश्ते की हाँ हो जाती है। कोमल को पता चलता है कि उसकी सास सौतेली है। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है। तभी सपना का फोन आ जाता है। और बता, कैसा लगा लड़का? और तेरी होने वाली सास तुझे कैसी लगी? ज्यादा सवाल तो नहीं कर रही थी? सपना, मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ बोल, क्या बात है? सपना, मेरी होने वाली सास सौतेली हैं। सूरज की मम्मी की डेथ के बाद उनके पिता ने ये दूसरी शादी की थी। तब सूरज और उनकी बहन राधा काफी छोटे थे। ये बात उन्होंने हमें कल ही बता दी थी। हमने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। अगले महीने शादी का मुहूर्त निकला है। सौतेली सास मतलब कि सूरज की सौतेली माँ? कोमल, रहने दे ये शादी, मना कर दे, जीना मुश्किल हो जाएगा ससुराल में तेरा। सूरज की सौतेली माँ पूरा घर कब्जे में लेकर बैठी होंगी, ये मैं तुझे लिख कर दे रही हूँ। तूने देख तो लिया ही होगा जब वो कल आई थी। नहीं सपना, वो कल नहीं आई, सिर्फ सूरज, उनके पापा और बहन जीजू ही आए थे। ये सब बातें सुनकर सपना थोड़ी हैरान हो जाती है।
कोमल के मन में भी सास की एक अलग ही छवि बन चुकी थी। 1 महीने बाद कोमल की शादी हो जाती है और वो अपनी ससुराल पहुंचती है। कोमल भाभी, आप मुंह दिखाई में इनके हाथ से कुछ मत लेना। मैं और भाई भी इनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। राधा ठीक कह रही है। कोमल, तुम ज्यादा बात मत करना। वो हमारे पिता की दूसरी पत्नी है। इससे ज्यादा वो हमारे लिए कुछ भी नहीं। कोमल चुपचाप सूरज और राधा की बातें सुनती रहती है। एक शाम कोमल अपने कमरे में होती है। कोमल बहू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी माँ जी, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आइए। कोमल बेटा, मैं तुम्हें शादी के बाद कुछ भी नहीं दे पाई, इसलिए ये मेरी तरफ से एक छोटा सा मुंह दिखाई का तोहफा रख लो।